सबसे पहले बात करतारपुर कॉरिडोर की, और जहां पाकिस्तान के मंसूबे अब सामने आ रहे हैं। करतारपुर कॉरिडोर के शिलान्यास के पावन मौके पर भारत के मंत्रियों के वहां जाने के बाद पाकिस्तान की असलियत अब सामने आ गई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने उकसाने वाला बयान देते हुए कहा है कि ये इमरान खान की गुगली थी। फवाद चौधरी, सूचना और प्रसारण मंत्री पाकिस्तान, हमारे साथ फोन पर जुड़ रहे हैं। फवाद चौधरी साहब नमस्कार, मैं आनंद बोल रहा हूं। जी नमस्ते। ये किस गुगली की बात कर रहे हैं शाह महमूद कुरैशी? मेरा ख्याल है वो कह रहे थे कि हमारी एक स्मार्ट मूव है फॉर पीस, फॉर प्रॉस्पेरिटी और इसको आगे बढ़ाने के लिए, वो उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे। और उनका जो कॉन्टेक्स्ट था वो तो अमन ही का था, अमन ही की बात कर रहे हैं और पाकिस्तान अमन ही के लिए खड़ा है, अमन ही की हम बात कर रहे हैं। गुगली हो या कि बाउंसर हो, ये सारा खेल में चलता रहता है, लेकिन खेल चलता रहना चाहिए। नहीं, खेल तो चलता रहता है, लेकिन किस तरह का खेल है ये फवाद चौधरी साहब? क्योंकि आपको खुद ये नहीं पता था करतारपुर कॉरिडोर खुल रहा है। सही बात, ये जो फैसला लिया गया ये सरकार ने लिया है कि पाकिस्तान आर्मी ने लिया है? पहली बात तो यह है कि मुझे लगता है कि चूंकि इंडिया के जर्नलिस्ट यहाँ पे नहीं होते और CNN का यहाँ पे जर्नलिस्ट नहीं है जी, तो इसलिए आपको पता नहीं है कि किसने फैसला लिया है और आपको ये नहीं पता। चलिए मैं आपको टाइमलाइन गिना देता हूँ। 18 अगस्त को इमरान खान का स्वेरिंग इन सेरेमनी हुआ था, जहां नवजोत सिंह सिद्धू को कमर बाजवा ने यह कहा था कि देखिए हम करतारपुर कॉरिडोर खोलने वाले हैं। 7 सितंबर को आपसे बयान आया था कि करतारपुर कॉरिडोर खोलने का फैसला लिया जा रहा है। अब मुझे बताइए कि क्या मेरा टाइमलाइन गलत है? क्योंकि जब आपसे तब पूछा गया था तो आपने कहा कि अगर कमर बाजवा साहब ने कहा है तो शायद कॉरिडोर खुला होगा। ये आप ही का बयान है? नहीं, मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाता हूँ। जी, इसका टाइमलाइन शुरू होता है 99 से, जब वाजपेयी साहब ने ये कहा था कि कॉरिडोर खुलना चाहिए। उसके बाद 2008 में जब शाह महमूद कुरैशी साहब ने इंडिया का दौरा किया था, उस वक्त भी उन्होंने ये बात की थी कि कॉरिडोर खुलना चाहिए। उसके बाद जब नवजोत सिद्धू साहब पाकिस्तान आए तो उस वक्त भी हमने कहा कॉरिडोर खुलना चाहिए। और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये फैसला किया कि नहीं, फौरी तौर के ऊपर इसको खोल दें। और आपको याद होगा पर आप मुझे ये बताइए फवाद चौधरी साहब, 2010 में भारत सरकार की तरफ से पहल हुई थी, पंजाब गवर्नमेंट ने अर्जी दी थी और ये भारत सरकार ने वहां भेजी थी 2010 को। वो टाइमलाइन आप भूल गए। मैं तो आपकी टाइमलाइन की बात कर रहा हूं। कॉरिडोर खुल गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फैसला किसने लिया ये मैं आपसे पूछ रहा हूं फवाद चौधरी साहब, कि पाकिस्तान की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सिविलियन सरकार ने लिया कि आर्मी चीफ ने लिया? क्योंकि ये देखिए तस्वीरें 18 तारीख की हैं, जब इमरान खान स्वॉन इन हो रहे थे, उनकी स्वेरिंग इन सेरेमनी चल रही है, तब तक वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बने हैं और कमर बाजवा कॉरिडोर खुलने की बात कर रहे हैं नवजोत सिद्धू से। अब आप मुझे बताइए। सही है, हाँ सही है। अगर आप पूरी बात समझ लेते तो फिर आपको इस भाषण की जरूरत न पड़ती जी। मैंने आपसे यह किया था कि जो बातचीत थी वो तो 99 से चल रही थी। जाहिर है इमरान खान 99 में तो गवर्नमेंट के करीब भी नहीं थे। तो जब जनरल बाजवा साहब ने ये बात की आकर के और ये बताया कि हाँ कि ये कॉरिडोर जो है वो खुलना चाहिए, ये इमरान खान का एक मुकम्मल फैसला था, सिविल गवर्नमेंट का मुकम्मल फैसला था। 100 दिन में ये खुल गया। मसला ये है कि पहले हुकूमतें कह रही थी, खुल नहीं पा रहा था। फिर हुआ ये कि आपकी जो यूनियन गवर्नमेंट है उन्होंने इनकार कर दिया कि चूंकि पाकिस्तान ये कह रहा है, जो काम पाकिस्तान कह रहा है वो तो हमने करना ही नहीं है। फिर उसके ऊपर रिएक्शन आया। ये कौन सी यूनियन गवर्नमेंट ने कहा? सिख कम्युनिटी का। उसके बाद आपका यहाँ पर रिएक्शन आया अवाम की तरफ से, और फिर आपकी गवर्नमेंट जो है नरेंद्र मोदी साहब की, वो मजबूर हो गई और उन्होंने कैबिनेट में अपना यू टर्न दिया और उन्होंने कहा कि चलिए आप खोल दीजिए, और उसके बाद हमने खोल दिया। चलिए कम से कम आप इतना तो मान रहे हैं फवाद चौधरी साहब कि वहाँ पे फैसला आर्मी ने लिया और यहाँ पे फैसला सरकार ने लिया, चाहे कैसे भी लिया हो। अब आप एक बात बताइए कि आपका इरादा पीस का है कि नुक्ताचीनी का है, कि इस तरह की गुगली बाउंसर की भाषा का प्रयोग करने का है? क्योंकि या तो आप कह रहे हैं कि हम मेज़बानी करते हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ पर पीस हो, यहाँ पर अमन की बात हो, तो फिर इस तरह की बयानबाजी क्यों कर रहे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब? सही, देखिए बात यह है कि ये एजेंडा होता है, जैसे भी आपके प्रोग्राम का एजेंडा है कि आपने कन्फ्रंटेशनल। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ MOS PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह नमस्कार, मैं आनंद नरसिम्हन बोल रहा हूँ। फवाद चौधरी साहब इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, जो हमारे साथ बने हुए हैं। फवाद साहब आप बताइए, आप कह रहे थे कि आप कुछ अर्ज कर रहे थे कि शाह महमूद कुरैशी ने क्यों ऐसे बयान किया?
नहीं, मैं ये कर रहा था कि ये तो डिपेंड करता है कि एजेंडा क्या है। जैसे अभी आपके प्रोग्राम का एजेंडा है कि आपने कन्फ्रंटेशन के ऊपर बात करनी है, मिसाल के तौर के ऊपर आपने टोटली इग्नोर कर दिया कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल ये कहा है कि जो हिंदू हमारे यात्री हैं जिन्होंने कश्मीर से मांगा है एक्सेस, तो हम वो भी इकदाम करेंगे और हम हिंदू यात्रियों के लिए भी वहाँ पर बात करेंगे। हमारा मकसद ये है कि पाकिस्तान इस वक्त जो सब कॉन्टिनेंट है, जब यहाँ पर आपका ब्रिटिश राज का आया था उससे पहले हम दुनिया के अमीर तरीन जो खित्ते थे उनमें थे। हम बहुत गरीब हो गए हैं, हमारे यहाँ गुर्बत है और हम इस वक्त ये चाह रहे हैं कि हमने 3 जंगें लड़ ली हैं, हमने एक दूसरे को वीक करने की कोशिश कर ली है, हर काम कर लिया है। अब आइए आगे चल के अमन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा। और हमारी कोशिश ये रहेगी, हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसी जो है वो अगर इस वक्त ये नहीं है कि वो बातचीत नहीं करना चाहते, हम इलेक्शन का इंतजार कर लेते हैं, इलेक्शन के बाद बात कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। हम अपना जो हमारा नैरेटिव है वो बड़ा क्लियर है और हम इसके ऊपर ही खड़े हैं। पर 2016 को कोझिकोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अगर लड़ाई लड़नी है और अगर लड़ना ही है तो आइए गुर्बत से लड़ें, आइए फिर अशिक्षा से लड़ें या इलिटरेसी से लड़ें, आइए मेल न्यूट्रिशन से लड़ें। हम और आप कंपटीशन करते हैं कि कौन पहले ये लड़ाई जीतता है, गुर्बत से लड़ाई जीतता है, मेल न्यूट्रिशन से लड़ाई जीतता है। पर 2016 में जब ये पैगाम हिंदुस्तान से आया था तब पाकिस्तान का क्या जवाब था? नहीं, जवाब सही था। वो नरेंद्र मोदी साहब का जो ये बयान है हम उसको बहुत खुशामदीद कहते हैं, उसी स्पिरिट के ऊपर ही आगे चल रहे हैं। मोदी साहब को बिल्कुल क्रेडिट जाता है, उन्होंने एफर्ट की है, उसको जो एफर्ट है उनको रिकग्नाइज हम करते हैं। और मोदी साहब जो है वो एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं और एक बड़े लीडर हैं हिंदुस्तान के। तो जब वो ये बात करेंगे हम उनका एहतराम भी करेंगे और उसको लेके आगे भी बढ़ेंगे। हमारा मामला देखिए, हमारा मामला सिर्फ ये है, हम आप हिंदुस्तान की तरफ में भी, और मैं ये भी नहीं कहता सिर्फ हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में भी ग्रुप्स हैं जो कि नहीं चाहते कि पीस हो, वो कन्फ्रंटेशन चाहते हैं। हमारा मानना ये है कि जो हुकूमतें हैं उनको पीस की जो वॉइसेस हैं उनको तगड़ा करना चाहिए, पीस की वॉइसेस को हमने साथ खड़ा होना चाहिए। वरना देखिए ना, फवाद साहब, मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूं कि जो बात कोझिकोड में 2016 में प्राइम मिनिस्टर ने कही वही बात इमरान खान 2 साल बाद कर रहे हैं। पर बात यह है कि 2 साल तक पाकिस्तान खामोश क्यों था? और क्या आप ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पहल नहीं हुई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं बढ़ाया हाथ दोस्ती का? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही आए थे, पिछले जो प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ साहब के वहाँ टचडाउन किया, लाहौर में मिलने आए उनके वहाँ पर जब उनके वहाँ फंक्शन था। क्या ज़रूरत थी अगर इरादा दोस्ती का नहीं था तो? पर मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ कि ये फैसला, क्या आप ये बता सकते हैं हिंदुस्तान की आवाम को कि ये फैसला जो लिया जा रहा है कि वहाँ की चुनी हुई सरकार की का है, वहाँ की आर्मी का नहीं है? क्योंकि देखिए, कमर बाजवा वहाँ करतारपुर पहुँचे, कमर बाजवा ने सबसे पहले 18 अगस्त को करतारपुर कॉरिडोर खोलने की बात की। इसलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ। सिविलियन दो सरकारें जब इंटरैक्ट करती हैं तो बात अलग होती है, सिविलियन गवर्नमेंट जब इंटरैक्ट करती हैं बात अलग होती है। जब आर्मी का हाथ होता है उस पर या आर्मी की हरकत होती है तब मंसूबों पर सवाल उठते हैं। जी देखिए, पहली बात तो ये है कि 2 साल पहले क्या हुआ, हम गवर्नमेंट में नहीं थे और हमें नहीं पता क्या हुआ। वो तो उस वक्त की गवर्नमेंट जो भी थी वो बता सकती है वो क्यों आगे नहीं बढ़े, क्या हुआ मसला। जहाँ तक कमर बाजवा साहब का ताल्लुक है, जब कमर बाजवा नहीं होते तो आप कहते हैं कि देखें जी, फौज अलहदा सोचती है, सिविल हुकूमत अलहदा सोचती है और इसलिए ये बात आगे नहीं बढ़ेगी। अब जब वो इकट्ठे हैं और आपको नजर आता है कि हर बात में हम इकट्ठे हैं और सिविल गवर्नमेंट और फौज जो है वो एक से एक के ऊपर है, तो अब आप कह रहे हैं कि नहीं, ये भी सही नहीं है और आपको करतारपुर बॉर्डर के खुलने के ऊपर या करतारपुर गुरुद्वारे के ऊपर लग रहा है कि आप तसल्ली में नहीं है। नहीं, तसल्ली में है। हम तो चाहते हैं कि ये कॉरिडोर 71 साल पहले खुला होता। हम तो चाहते हैं कि 2010 में 2008 में मुंबई अटैक्स के बावजूद ये प्रपोजल भारत सरकार की तरफ से गया था, चलिए इसको करतारपुर कॉरिडोर को खोलते हैं। लेकिन 2010 की हरकत आपने नहीं की, उसके बाद 2014 में नहीं की, 2016 में नहीं की, अब 2018 में कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि ये सिविलियन गवर्नमेंट का इरादा हो, किसी आर्मी या डीप स्टेट या एस्टैब्लिशमेंट या ISI का नहीं हो। फवाद चौधरी साहब, मेरा आपसे यही सवाल था, अगर आप कॉन्फिडेंट है कि ये गवर्नमेंट का कोई इरादा है, किसी के कहने पे ये किया जा रहा नहीं किया जा रहा और इसका कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं है, तो चलिए हम आपको रिकॉर्ड पे लेते हैं और आपकी बात का हम एहतराम करते हैं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री सिर्फ इसी बयान तक नहीं रुके और उन्होंने भारतीय विदेश मंत्री के शिलान्यास समारोह में ना आने पर भी सवाल खड़े किए।
वहीं अगले साल 5 फरवरी को पाकिस्तान की ओर से लंदन में कश्मीर दिवस मनाने की भी बात कही है। अमन हमारी जरूरत इसलिए है कि तहरीक इंसाफ का जो एजेंडा है, तहरीक इंसाफ का जो एजेंडा है वो पीपल सेंट्रिक एजेंडा है, और पीपल सेंट्रिक एजेंडे का जिस पे असद उमर अभी जिक्र कर रहे थे, अगर हमने इस मुल्क पे सरमायाकारी लानी है, अगर हमने इस मुल्क में मुलाजमतों का हसूल हमें चाहिए, तो फिर दरकार है अमन। लोगों ने कहा क्या जरूरत थी, खत लिखते हैं, नरेंद्र मोदी को खत लिखते हैं कि आओ मिल बैठकर बात करें, और वो बिलाखिर तय कर लेते हैं कि हाँ न्यूयॉर्क में हमारे वज़राए खारजा आपस में मिलेंगे, मिल बैठकर बात करेंगे। न जाने फिर क्या हुआ। जयकारा ऐसा हो मोदी जी तक आवाज जाए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की। वो बिल्डिंग वाले भी बोले, दोनों प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित केंद्रीय मंत्री और हमारे वरिष्ठ नेता श्रीमान सीआर चौधरी साहब, जयपुर के सांसद श्री रामचरण बोहरा जी, नवा के प्रत्याशी श्रीमान विजय सिंह चौधरी जी, विजय सिंह जी आगे आओ जरा, विजय सिंह चौधरी जी, हमारे पर्वत के प्रत्याशी मान सिंह जी, लातारामगढ़ के प्रत्याशी श्री हरिश्चंद्र कुमावत जी, मकरना के प्रत्याशी रूपाराम जी, डिंडवाना के प्रत्याशी जितेंद्र सिंह जी, इनके साथ मंच पर उपस्थित जिला अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश मोदी जी, हमारे प्रदेश महामंत्री वीरदेव सिंह जसोद जी, प्रदेश कोषाध्यक्ष श्री राम कुमार बुजरा जी, नगर पालिका के चेयरमैन श्री राधेश्याम जी, श्री महावीर ओझा जी, श्रीमती सुनीता रांडर जी, श्री संजीव चौहान जी, श्री विजेंद्र चौहान जी, और आज इस वीरों की भूमि पर उपस्थित प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे कलेजे के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आज मैं नागौर के अंदर भक्ति रस से तरबोर कृष्ण भक्त मीराबाई की जन्मभूमि पर आया हूं, और जिन्होंने अकबर को भी अपनी अकल के हिसाब से 4 चांद दिखा दिए थे, ऐसे बीरबल की भूमि पर है। वीर तेजाजी महाराज ने इस पूरी भूमि के लोगों को जीवन कैसे जिया जाता है वो दिखाने का, रास्ता दिखाने का काम किया है। और आज इस भूमि पर मेरा सौभाग्य है कि पूरे जिले से आई हुई जनता जनार्दन का दर्शन प्राप्त करने का मुझे सौभाग्य मिला है। मैं आप सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। मित्रों, मैं आज यहां पर 7 तारीख को जो मतदान होना है उसमें भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशियों के विजय की अपील करने जा रहे हैं। एक पुलिस वाले एक जगह खड़े हो जाए, जरा घूम मत करो, कुछ नहीं है, एक जगह खड़े हो जाए। मुझे मालूम है कि राजस्थान में जो भाजपा की सरकार बनने वाली है इसकी नींव मारवाड़ का ये नागौर रखने वाला है, नागौर। और इसीलिए दधिमती माता जी, शाकंभरी माता जी,
और गणेश डूंगरी के चरणों में प्रणाम कर मैं आप सभी को अभिनंदन करता हूं। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में राजस्थान की जनता ने एक निर्णय करना है और वो निर्णय आपको 7 तारीख को करना है और 7 तारीख को आपका जो फैसला होगा इसके आधार पर अगले 5 साल तक महान राजस्थान के अंदर किस पार्टी की सरकार होगी, किस व्यक्ति की सरकार होगी। मित्रों, एक और मोदी जी के नेतृत्व में, वसुंधरा राजे के नेतृत्व में देशभक्तों की टोली जैसी भारतीय जनता पार्टी, और दूसरी ओर भैया हो गए जयकारा, जरा सुनो भी अब। और दूसरी ओर ना नेता है, ना नीति है, ना सिद्धांत है, राहुल बाबा की टीम खड़ी है। राहुल बाबा, बताओ नागौर वालों, क्या फैसला करोगे? जरा जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो, और जोर से बोलो। जवाब पूरे राजस्थान भर से लेते 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 आज मैं नागौर आया हूं और गंगानगर जाने वाला हूं। हर जगह से यही अभी अभी ये राहुल बाबा इधर उधर घूम रहे हैं। मैंने उनका भाषण देखा। उनके भाषण में वो कहते थे राजस्थान में भाजपा की सरकार नहीं बनेगी, कांग्रेस की सरकार। अरे राहुल बाबा, स्वप्न देखने की छुट्टी है भैया, मगर दिन दहाड़े मत देखा करो, दिन के स्वप्न अच्छे रहेंगे। जब से मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, इस देश का चुनावी इतिहास उठाकर देख लो, आपको मालूम हो जाएगा राजस्थान का नतीजा क्या है। मगर अरे भैया सुनो भी, मगर राहुल बाबा के मैनेजर उनको चुनाव का इतिहास नहीं दिखाते हैं। चलो मैं थोड़ी मदद कर देता हूं। मैं आपको बताऊं चुनाव का इतिहास क्या है नागौर वालों, बताऊं क्या? जोर से मेरे साथ बोलोगे आप? तो सुनिए, 2014 की सरकार बनने के बाद सबसे पहला चुनाव हुआ महाराष्ट्र में कांग्रेस गई, भाजपा की सरकार। मेरे साथ बोलिए, कांग्रेस गई। कैसे नहीं, कांग्रेस गई, भाजपा सरकार आई। कांग्रेस गई। दूसरा चुनाव हरियाणा में कांग्रेस गई। तीसरा चुनाव झारखंड में कांग्रेस गई। चौथा चुनाव कश्मीर में कांग्रेस गई। पांचवा चुनाव असम में कांग्रेस गई। छठा चुनाव मणिपुर में कांग्रेस गई। सातवां चुनाव नागालैंड में कांग्रेस गई। आठवां चुनाव मेघालय में कांग्रेस गई। 9वां चुनाव हिमाचल में कांग्रेस गई। 10वां चुनाव त्रिपुरा में कांग्रेस गई। 11वां चुनाव उत्तराखंड में कांग्रेस गई। 12वां चुनाव उत्तर प्रदेश में कांग्रेस गई। 13वां चुनाव गुजरात में फिर से भाजपा आई। 14वां चुनाव गोवा में फिर से भाजपा आई। अब राजस्थान की बारी है, क्या होगा? जरा जोर से बोलो, क्या होगा? और जोर से बोलो, क्या होगा? मित्रों, कांग्रेस को स्वप्न आता है। अरे ये भैरव सिंह शेखावत और सुंदर सिंह भंडारी की भूमि है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार अंगद का पांव है, उसको कोई हिला नहीं सकता। मित्रों, कोई हिला नहीं। बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुई। और अभी राहुल बाबा जहां देखो वहां एनपीए लगा दिया। बैंकों में एनपीए हुए, इसको मुद्दा बना रहे हैं।
अरे राहुल बाबा, ये जो एनपीए अब हो रहे हैं वो आपके शासन में आपने भ्रष्टाचार कर दिए हुए लोनों के हो रहे हैं, हमारे लोनों के नहीं हो रहे। एक भी एनपीए ऐसा नहीं है जो नरेंद्र मोदी सरकार में लोन दिया गया, ये आपके जो कुकर्म थे इसका काम है ये एनपीए हो। आज इंडियन एक्सप्रेस के अंदर फ्रंट पेज पर एक स्टोरी बनी है, एक बहुत बड़ी कंपनी को हजारों करोड़ का लोन मिला, हजारों करोड़ का, और इसका कमीशन कहां गया? लोन मिलने के दूसरे तीसरे दिन ही, एक ही महीने के अंदर उसका कमीशन उनके दामाद के पास पहुंचा, दामाद के पास, उनके दामाद की कंपनियों के पास एक कमीशन पहुंचा है गांधी नेहरू फैमिली के दामाद के। और उसमें से क्या किया? अपने बीकानेर में 150 हेक्टेयर जमीन खरीदी और 150 हेक्टेयर जमीन पौने पौने दाम पर खरीदकर उसके अरबों करोड़ों रुपया ये दामाद की कंपनी के खाते में गया है, दामाद की कंपनी। मित्रों, मैं आज कांग्रेस अध्यक्ष को पूछना चाहता हूं, ये जो इंडियन एक्सप्रेस ने स्टोरी प्रसारित की है, क्या आप उसका जवाब देना चाहोगे या नहीं देना चाहोगे? मुझे बताओ, नागौर वालों, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? जोर से बोलो, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? और हमें कहते हैं कि सांदेशरा क्यों भाग गया, नीरव मोदी क्यों भाग गए, ये कोई शराब बनाने वाले मालिया थे क्यों भाग गए? भैया राहुल बाबा, ये सारे लोन आपके समय के दिए हुए हैं और आपके समय में इसलिए भागते नहीं थे। जरा सुनो नागौर वालों, कांग्रेस के समय में इसलिए भागते नहीं थे कि उनको डर ही नहीं था, इनके साथ तो अपनी पार्टनरशिप चल रही है। जिनके साथ जिनकी रखवाली हो, कभी कोई भागेगा? बताओ मुझे, भागेगा? जैसे ही मोदी जी की सरकार आई, उनको डर लगने लगा कि सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा और वो भागना शुरू हो गए। अमित शाह की रैली नागौर में, जहां उन्होंने तंज कसा सीधा फिर से गांधी परिवार और रॉबर्ट वाड्रा पर। इंडियन एक्सप्रेस का उस आर्टिकल को कोट किया और कहा कि देखिए एक्शन लिया जाना चाहिए कि नहीं, और कई और सियासी बयान पर हम आगे बढ़ते हैं। अपनी मांगों को लेकर देश भर से आज हजारों किसान दिल्ली के रामलीला मैदान से संसद भवन तक पहुंचे। किसानों की मांग है कि उन्हें फसल का उचित दाम देने और किसानों का कर्ज माफ करने के लिए सरकार कानून बनाए। किसानों की मांग है कि इसके लिए सरकार संसद का एक विशेष सत्र बुलाए और तुरंत कानून पास करे। इस आंदोलन में पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा समेत देश के अलग अलग राज्यों से भी किसान दिल्ली पहुंचे हैं। किसानों ने इस आंदोलन की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में जाम लगने की आशंका है, जिसको देखते दिल्ली पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। अमित सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अमित, पिछले 3 महीनों में ये लगातार शायद तीसरी रैली है किसानों की जो अब दिल्ली पहुंची है, और वो भी देश भर से ये किसान पहुंचे हैं। क्या इसमें वामपंथी दलों का हाथ है या इन किसानों की मांगे जेन्युइन है और सरकार ने इस पर कुछ किया नहीं? जी, लगातार इससे पहले भी कई इस तरह के आंदोलन, किसान आंदोलन हो चुके हैं और इस बार जो किसानों का जो मांग है वो मांगे हैं कि उनकी जो कर्ज माफ़ी है, कर्ज जो है उनको पूरी तरीके से माफ़ की जाए और साथ ही साथ जो उनकी लागत है खेती में, जो किसानी में जो लागत है उसका 1.5 गुना मुनाफा उन्हें दिया जाए। इसको लेकर ये यहाँ पर मार्च किए हैं। अब इस वक्त संसद मार्ग रोड पे इस वक्त वो लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और लगातार जो है इनका आंदोलन यहाँ पर लगातार जारी है। और ऐसा बताया जा रहा है कि इस आंदोलन में दिल्ली के मुख्यमंत्री भी शामिल हो सकते हैं। शाम 4 बजे वहां आकर इस किसानों को, इस मोर्चे को यहाँ पर वो संबोधित कर सकते हैं। तो जाहिर तौर पर हजारों की तादाद में यहाँ पर जो किसान हैं आज सुबह से जो रामलीला मैदान से संसद मार्ग की तरफ मार्च किया और इस मार्च के दौरान जाहिर तौर पर दिल्ली वासियों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हुई हैं, क्योंकि एक जो इन लोगों का रूट रामलीला मैदान से होते हुए, टॉलस्टॉय मार्ग से होते हुए संसद
संसद मार्ग पर ये पहुंचे हैं। तो इस बीच कनॉट प्लेस का जो इनर सर्कल, आउटर सर्कल, अशोका रोड, जनपथ रोड, फिरोज शाह रोड, ये इन सभी रूटों पर जो है रूट डाइवर्ट कर दिया था दिल्ली पुलिस के ट्रैफिक ने, और ट्रैफिक पुलिस ने इसके लिए एडवाइजरी भी जारी की थी। तो यहाँ पर हजारों की तादाद में यहाँ पर किसान एकत्रित हुए हैं और लगातार इनकी मांगे यही है कि इनकी जो कर्ज माफ़ी है उसको पूरी तरीके से इसे माफ़ किया जाए और जो इनकी लागत है उसका 1.5 गुना मुनाफा इन्हें दिया जाए, ये सुनिश्चित करे सरकार। और इस वजह से जो है यहाँ पर लगातार वो प्रदर्शन कर रहे हैं और जैसे जैसे ये आंदोलन बढ़ रहा है यहाँ पर तादाद जो है किसानों की वो लगातार बढ़ती जा रही है। जी अमित, आप हमारे साथ बने रहिए। तादाद और जो टर्नआउट है उसके बारे में बात करेंगे और कहीं पूछे ये भी जानना चाहेंगे कि इनकी सबसे खास मांग क्या है और क्या सरकार के पक्ष से कोई जाकर इनसे मिलने वाला है। पर आप बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने दावा किया है कि किसान आज भी बीजेपी के साथ है। पर हमारे संवाददाता विक्रांत ने रणदीप सुरजेवाला से बात की। रणदीप जी, कल आपने अपने घोषणा पत्र जारी किया जिसमें राजस्थान में सरकार बनते ही किसानों की कर्ज माफ़ी का ऐलान किया जाएगा, और आज देश की राजधानी दिल्ली में रात भर किसान जुटे और अब संसद की तरफ कूच कर रहे हैं। लाखों किसान आज दिल्ली में मोदी सरकार से न्याय की गुहार लगाने आए हैं। मोदी जी, देश का किसान संकट में है। देश का किसान अपनी फसल की कीमत मांग रहा है। अगर 5 वर्षों में आप किसान को फसल की कीमत नहीं दे पाए तो आपको गद्दी पर बने रहने का 1 सेकंड का अधिकार नहीं। अगर सरकार किसान को कीमत नहीं दे पा रही तो सरकार है ही क्यों, और प्रधानमंत्री हैं ही क्यों? ये वही प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जिन्होंने लागत पर 50% मुनाफा देने का वादा कर सत्ता हथियाई थी, और जिस दिन सत्ता हथियाई उस दिन से ही किसान का सीना लाठियों और गोलियों से लहूलुहान कर दिया। पिछली बार भी किसान जब आए तो आपने उन्हें लाठियां भांजी गांधी जयंती पर। आज फिर लाखों किसान आए हैं करोड़ों करोड़ों किसान की ओर से न्याय मांगने के लिए। कर्ज से राहत, फसल का दाम और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। वो थे रणदीप सुरजेवाला, कांग्रेस के मीडिया सेल चीफ। अब जरा वापस रुख करते हैं अमित सिंह की ओर। अमित, आपके साथ कुछ किसान जुड़ रहे हैं, उनकी मांगे क्या हैं? पीछे देखिए वामपंथी दलों का जो फ्लैग है वो लेकर घूम रहे हैं, तो ये पॉलिटिकल मोर्चा है कि किसानों का मुद्दा है जिसको कि वो लेकर साथ में आए? जी हाँ, बिल्कुल, सीधे हम इनसे बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले ये बताइए, ये किसानों का मोर्चा है या फिर कोई पॉलिटिकल मुद्दा आप जो झंडे लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं? इसको मुंडे जान रहा हूँ। हाँ जी, आप बताओ। ये नरोल किसानों का मुद्दा है। नरोल कोई सियासी बात नहीं जहाँ पर हो रही है, ये किसानों का ही है। जिस तरीके से यहाँ पर झंडे हम देख रहे हैं, यहाँ पर क्या कहना है आपका? झंडे तो कुछ न कुछ है, थोड़े मोटे 1-2 अलग अलग संगठनों के, लेकिन नरोल किसान नहीं वास्ते आए हैं, किसानी के मुद्दे वास्ते। पाजी, आप पंजाब से आए हो? पंजाब तो है। क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की? जी आप बताओ, क्या क्या मांगे हैं? मांगे तो स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है वो लागू हो, किसानों का जो फसलों का उचित मूल्य है वो हो, क्योंकि सरकार जो रेट तय करती है किसान की जो फसल है, चाहे गन्ना हो, धान हो, गेहूं हो, वो निर्धारित मूल्य से कम पर बिचौलिए खरीदते हैं। तो यही किसान जो है जी, तो आप सुन सकते हैं कि यहाँ पर जो इन लोगों की जो मांगे हैं कि जो खास तौर से जो मांगे हैं कि जो इनकी जो लागत है होती है उसका 1.5 गुना मुनाफा इन्हें दिया जाए। जी अमित, धन्यवाद। इसी बीच बीजेपी के नेता शाहनवाज हुसैन ने दावा किया है कि किसान आज भी बीजेपी के साथी हैं। इसका किसान हमारे साथ है। हमने MSP बढ़ाई है, किसानों के लिए काम किया है, किसानों के लिए यूरिया का इंतज़ाम किया, पानी का इंतज़ाम किया, किसानों के लिए जो देश के ख़जाने में पैसा आया वो सारा पैसा ज़्यादातर किसानों पर ख़र्च किया है। तो इसलिए पूरे देश का किसान हमसे खुश है। सब लोग खुश नहीं होते, कुछ लोग दिल्ली आए। आगे बढ़ते हैं। अखाड़ा में राम मंदिर पर बीजेपी के अलग अलग नेताओं के अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। यूपी के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने राम मंदिर बनाने के सवाल पर अपना रुख साफ करते हुए कहा कि राम मंदिर जरूर बनेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मंदिर बनाने के लिए राम जन्मभूमि न्यास और विश्व हिंदू परिषद का बीजेपी का खुला समर्थन है।
वहीं यूपी के मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने राम मंदिर पर डिप्टी सीएम से अलग राह पकड़ी और कहा कि राम मंदिर कानूनी प्रक्रिया के तहत बनेगा। इतना ही नहीं, यूपी के परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने तो राम मंदिर के मुद्दे को साधु संतों के पाले डाल दिया। राम मंदिर और चुनाव का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन राम मंदिर जरूर बनेगा। रामलला की जन्मभूमि पर बनेगा। रामलला की जन्मभूमि पर कोई बाबर के नाम पर अब एक ईंट नहीं रखने दी जाएगी। वह रामलला का जन्म स्थान है, वहाँ रामलला विराजमान है। भव्य रूप देने का जो काम है वह विश्व हिंदू परिषद श्री राम जन्मभूमि न्यास को करना है। भारतीय जनता पार्टी खुला समर्थन अपना व्यक्त करती है। बहुत साफ और स्पष्ट है कि भारतीय संविधान के दायरे के भीतर हम वहाँ श्री राम जन्मभूमि का मंदिर बनाना चाहते हैं और जल्दी ही उसका रास्ता निकलने वाला है और वहाँ पर न्यायालय के निर्णय के बाद वो निर्माण होने वाला है। तुम तय कर दोगे उसी दिन बन जाएगा। जिस दिन तुम तय कर दोगे उसी दिन बन जाएगा। सर, आप बुंदेलखंड के ही रहने वाले हैं। हाँ? पूरा देश तय करेगा, हिंदुस्तान तय करेगा। देखिए, बीजेपी के अलग अलग नेता अलग अलग राह पकड़ रहे हैं मंदिर के नाम। वहीं विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने 9 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली रैली में मंदिर बनाने पर चर्चा करने की बात कही। 543 सभाएं देश के हर लोकसभा क्षेत्र में एक सभा करेंगे और वह सभा करके साधु संतों के नेतृत्व में वहाँ के एमपी से जाकर कहेंगे, सब एमपी से 543 के 543 कि हम तुम्हारे क्षेत्र के मतदाता हैं, हमारी ये इच्छा है कि राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए और मतदाता के नाते हम आपको आदेश देते हैं कि लोकसभा में इस बिल को लाने और वोट करने का आप समर्थन करें। वहीं राम मंदिर पर हो रही बयानबाजी पर हमला बोलते हुए कांग्रेस नेता आरपीएन सिंह ने राम मंदिर निर्माण को बीजेपी का चुनावी मुद्दा करार दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को भगवान राम चुनाव के वक्त ही याद आते हैं। एक सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, क्या 4.5 साल पहले भगवान राम नहीं थे? क्या 4.5 साल पहले राम मंदिर का मुद्दा नहीं था? भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में थी, बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में थी। 30 सालों से जब भारतीय जनता पार्टी के में जब इलेक्शन आते हैं तो इनको भगवान राम और राम मंदिर क्यों सिर्फ इलेक्शन में याद आता? ये बीजेपी का सियासी मूव है, जहां पॉलिटिकल पार्टी या बीजेपी और सरकार डायरेक्टली राम मंदिर से नहीं जुड़ना चाहती और इस मसले से नहीं जुड़ना चाहती, तो उन्होंने सारे संगठनों को आगे किया है और इसीलिए आरएसएस वीएचपी ने इसका मोर्चा संभाला है और संतों को कहा है कि पहल आप कीजिए, ग्राउंड पर या जमीनी तौर पर प्रेशर आप बनाइए ताकि मंदिर को कोई अपोज ना करे, चाहे वो कंसेंसस से बने, कानून से बने या फिर कोर्ट के आदेश से बने। पर बात इस बात की हो कि अब की बार जो है एक फैसला हो जाए और लोकसभा 2019 से पहले वहां पर एक भव्य स्वरूप देने की बात जो कर रहे हैं उस पर काम हो, उस पर प्रकरण हो और पहला पत्थर वहां रख जाए। वहीं अयोध्या में राम मंदिर के लिए अब आरएसएस ने देश भर में रथ यात्रा निकालने का फैसला किया है। इस रथ यात्रा के जरिए आरएसएस लोगों के समर्थन मांगेगी, जिसकी शुरुआत दिल्ली से की जाएगी। आरएसएस ने इस रथ यात्रा को संकल्प यात्रा का नाम दिया है। ये रथ यात्रा 1 दिसंबर से 9 दिसंबर तक निकलेगी, जिसकी जिम्मेदारी स्वदेशी जागरण मंच को सौंपी गई है। चलिए अखाड़ा में आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, बजरंगबली की जाति पर दिए गए जो बयान है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा, उस पर घमासान जारी है। राजस्थान कांग्रेस ने उनके बयान को सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने वाला बताते हुए कहा है कि और मांग की है कि राज्य निर्वाचन आयोग योगी आदित्यनाथ पर एक्शन ले। उनकी शिकायत की गई है राज्य निर्वाचन आयोग से और राजस्थान में उनकी चुनावी रैलियों और जनसभाओं पर रोक लगाने की भी उन्होंने मांग की है। इस तरह से योगी जी पूरे राजस्थान में घूम करके सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, अली और बली की राजनीति कर रहे हैं और बालाजी जो बजरंगबली को पूरा देश, पूरी दुनिया भगवान के रूप में पूजती है, उसका भी उन्होंने जातीय विश्लेषण कर दिया है। ऐसे में आम जन की भावनाओं को आहत पहुंची है, ठेस पहुंची है और जिस तरह का वातावरण वो बना रहे हैं राजस्थान के अंदर शांति, सद्भावना, भयमुक्त वातावरण में चुनाव
होना असंभव होता जा रहा है। हमने मांग की है कि दंडनीय ये अपराध है, इसके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। इनके जो स्टार प्रचारक की जो सूची में शामिल है उससे बाहर किया जाना चाहिए। इनका परमिशन को रद्द किया जाए, राजस्थान पे इनकी यात्रा पे रोक लगाई जाए। चाहे कुछ भी हो, योगी आदित्यनाथ के राजस्थान पहुंचने पर कांग्रेस खेमे में खलबली जरूर मची है। वहीं अलवर में भी योगी आदित्यनाथ के बयान पर विरोध देखने को मिला, जहां सवर्ण चेतना सभा नाम के संगठन ने उनके बयान को गलत बताया और इलाके में एक हनुमान मंदिर में हवन कर उत्तर प्रदेश के CM की सद्बुद्धि की कामना की। आज सवर्ण चेतना सभा ने यहाँ पर हनुमान मंदिर के सामने हवन किया है और भगवान से प्रार्थना की है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को सद्बुद्धि प्रदान करें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी संत भी हैं और उन्हें पता होना चाहिए कि संत की और भगवान की और गुरु की कोई जाति नहीं होती। इस बीच यूपी बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ के बजरंगबली की जाति पर दिए गए बयान को लेकर एक वीडियो जारी किया और आरोप लगाया कि CM योगी के बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। बजरंगबली हमारी भारतीय परंपरा में एक ऐसे लोक देवता है जो स्वयं वनवासी हैं, गिरवासी हैं, दलित हैं, वंचित हैं, सबको लेकर के सभी पूरे भारतीय समुदाय को उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक सबको जोड़ने का कार्य बजरंगबली करते हैं। फिर रुक करते हैं पंजाब की ओर, जहां एक बड़ी खबर आ रही है। पठानकोट जलंधर नेशनल हाईवे पर पंजाब पुलिस ने 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। सभी संदिग्ध आर्मी यूनिफॉर्म में थे और नंगलपुर के पास नाके पर चेकिंग के दौरान शक होने पर पुलिस ने चारों संदिग्धों को गन पॉइंट पर हिरासत में ले लिया। इनकी गाड़ी जो थी वो एक SUV थी जिस पर हिमाचल का रजिस्ट्रेशन था, ये कहा जा रहा है। मोहित मल्होत्रा हमारे साथ और डिटेल्स के साथ जुड़ रहे हैं। जी मोहित। देखिए, हिमाचल प्रदेश नंबर की गाड़ी थी जिसके अंदर 4 सस्पेक्ट थे जो कि आर्मी की यूनिफॉर्म में थे और ये प्राइवेट नंबर गाड़ी थी। जब पंजाब पुलिस जो कि पठानकोट जलंधर हाईवे पर एक नाकेबंदी लगाकर बैठी हुई थी, वहां पर इस गाड़ी को इंटरसेप्ट किया गया। इस गाड़ी को रोकने के बाद जो अंदर लोग मौजूद थे उनसे उनके ID कार्ड मांगे गए, उनकी पहचान बताने के लिए कहा गया। लेकिन ये चारों लोग कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं दे पाए, गाड़ी को लेकर भी कोई कागजात नहीं दिखा पाए, जिसके बाद पंजाब पुलिस को शक हुआ और उसी वक्त जो वहां पर पंजाब पुलिस की क्विक रिस्पांस टीम थी, QRT टीम, उसने इन लोगों को गन पॉइंट पर ले लिया और नजदीकी पुलिस स्टेशन में ले जाकर इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। लेकिन अब तक ये चारों लोग